नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। देवबलादा जिले के कलेक्टर और एसपी कार्यालय में हुई आगजनी की घटना वाले मामले में अभी तक कांग्रेस जहां बैकफुट पर थी, कांग्रेस अब अपने बचाव में धरना प्रदर्शन पर उतर आई है। कांग्रेस की ओर से राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस पूरी घटना में एसपी कलेक्टर शामिल थे। वही एसपी कलेक्टर जिन्हें राज्य सरकार की ओर से फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। घटना की जांच चल रही है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भिलाई से 130 किलोमीटर चलकर बलौदा बाजार पहुंचे कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव के ऊपर संदेह की सुई उठती रही। उस दौरान की उनकी हरकतों पर बारीक निगाह रखी गई। ढेर सारे वीडियो और फोटो के अलावा तमाम सबूत इकट्ठा किए गए। एनएसयूआई से जुड़े हुए कुछ चेहरे बेनकाब हुए जो देवेंद्र यादव के इर्द गिर्द पूरे घटनाक्रम के दौरान थे। इतना ही नहीं, हिंसा करते हुए उनके वीडियो और फोटो भी प्राप्त हुए। इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक राज्य सरकार की ओर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की न तो गिरफ्तारी हुई और न ही एफआईआर में उनका नाम आया। बावजूद इसके राज्य सरकार के दो मंत्रियों ने साफ तौर पर देवेंद्र यादव का नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए। जिम्मेदार मंत्री दयालदास बघेल और टंकराम वर्मा की ओर से जो आरोप लगाए गए, उन आरोपों को मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। उन आरोपों के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि देवेंद्र यादव की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। जांच की कार्रवाई के दौरान ही कांग्रेस ने पूरे छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन का जो आयोजन किया, उसकी एक झलक देखिए, जिसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि अभी भी जो छत्तीसगढ़ में 40 से ऊपर का तापमान है, इस तरह की सियासी नूरा कुश्ती से ये तापमान आगे और कितना बढ़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी जैसे कि हम अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, राजनीति की ऐसी नूरा कुश्ती वीडियो और फोटो में काफी आकर्षक लगती है, लेकिन इसके पीछे की वो हकीकत जिसे आमतौर पर बताया नहीं जाता, उस पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में किस तरह से पूरे कांग्रेस पार्टी की स्थिति बचाव वाली बनी हुई थी। जगह जगह ऐसे धरना प्रदर्शन कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किए गए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस के रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय ने तो मुंह में काली पट्टी बांध रखी है और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कुछ आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। अब मुद्दा मारपीट करे के काम करे, पुलिस मौलागरी से घर घर में घुस के मारा देश पीटा थे। कांकेर में बलौदा बाजार की आगजनी घटना के आरोपी विधायक देवेंद्र यादव ने मोर्चा संभाला। मैं उन्हें आरोपी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार के जिम्मेदार मंत्री दयालदास बघेल और टंकराम वर्मा ने देवेंद्र यादव के विरुद्ध कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे माहौल में छत्तीसगढ़ की राजनीति की जिस तरह से शूडो फाइटिंग हो रही है, छद्म युद्ध हो रहा है, वहां कई गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमारे कई वीडियो में दर्शकों ने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा, जब कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, 100 से ज्यादा हिंदूवादियों को 2021 में जेल में ठूस दिया गया था, फर्जी एफआईआर दर्ज की गई थी, कर्फ्यू तक की नौबत लगानी पड़ी थी, तब उस समय कांग्रेस पार्टी की ओर से हिंदूवादियों के लिए क्यों नहीं मोर्चा खोला गया? तो कई दर्शकों ने बीरनपुर की घटना की याद दिलाई। दरअसल राजनीति ही अवसर का दूसरा नाम है। ऐसी अवसरवादी राजनीति को जनता भी बखूबी समझ रही है। वक्त और जरूरत के हिसाब से रंग बदलती ऐसी ही राजनीति की कुछ और बड़ी तस्वीरें सामने आ रही है। कुछ और चेहरे बेनकाब होने को तैयार हैं। भीम आर्मी, भीम सेना, भीम क्रांतिवीर जैसे तमाम वो ऐसे नाम हैं जिनके विरुद्ध आरोप लगे हैं कि उनके प्रदेश स्तर के कई बड़े पदाधिकारी इसमें शामिल थे, इस पूरी घटना में शामिल थे। इसमें सोशल मीडिया की अहम भूमिका रही। जिस तरह से जहीले पोस्ट किए जाते हैं, जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर खासकर हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्द लिखे जाते हैं और ये भड़काने की कोशिश की जाती है। समाज के एक वर्ग विशेष को यह समझाने की कोशिश की जाती है कि आप हिंदू नहीं हो। कुल मिलाकर ब्रेन वॉश का यह खेल लंबे समय से चल रहा है। खासकर भोले भाले ग्रामीण युवाओं को भड़काने में जो लोग शामिल है उनका भी अध्ययन हो रहा है। बलौदा बाजार में उग्रता की ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आई जिसे पूरे देश ने देखा? किस तरह से सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले सतनामी समाज को बदनाम करने में कुछ लोगों ने साजिश रची और पेट्रोल बम, तलवार और दूसरे हथियार
हथियारों का खुलकर इस्तेमाल किया, वो सारी बातें अभी भी चर्चा में बनी हुई है। यही कारण है कि शासन की ओर से जहां पहले 16 जून तक बलौदा बाजार में एक धारा 144 लगाई गई थी, अब वो तारीख बढ़ाकर 20 जून तक कर दी गई है। यानी अब वहां कोई भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाएगी, 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। बावजूद इसके राजनीति अपना काम कर रही है। राजनीति में एक बात तो स्पष्ट है कि कुछ काम किया जाए या न किया जाए, काम करते हुए नजर जरूर आना चाहिए। कुल मिला के काम करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। काफी मेहनत करके भरी दोपहरी में यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम ही समाज के सबसे बड़े हितरक्षक हैं। बलौदा बाजार के अभी तक के पूरे घटनाक्रम में बार बार एक प्रश्न उठ रहा है कि देवेंद्र यादव की आखिर अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और उनके विरुद्ध अभी तक FIR क्यों नहीं दर्ज हो पाई, जबकि मंत्रियों की ओर से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो हमारे पास जो अंदर खाने की जानकारी आई है वह यह है कि जांच एजेंसियां अपने स्तर पर पुष्ट सबूत तैयार कर रही है, ऐसे सबूत जो ये समझाने के लिए पर्याप्त होंगे कि घटना में कौन शामिल था, किसने फंडिंग की, किसने वहां 10-15 हजार लोगों के खाने की व्यवस्था की, आखिर किस तरह से पेट्रोल बम और दूसरे असला धीरे धीरे जमा किए जाते रहे। इसके लिए कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग, कुछ कॉल डिटेल के अलावा भौतिक साक्ष्य भी तैयार हो चुके हैं जो गवाही देंगे कि उनके लिए फंडिंग किसने की। ऐसे माहौल में आगे बढ़ती छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक और बड़ा घटनाक्रम होता है, वह यह कि छत्तीसगढ़ के कद्दावर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपने सांसद बनने के 12वें दिन आखिरकार विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। फिलहाल वो छत्तीसगढ़ के जिम्मेदार शिक्षा मंत्री हैं। ट्रांसफर की एक बड़ी सूची में उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। आगे वो कितने दिन तक मंत्री रहेंगे वो तो भविष्य के घर में है, लेकिन जिस तरह का माहौल तैयार हो रहा है वहां लोगों की निगाह है कि 2 मंत्री पद जो रिक्त हैं उसमें किन्हें एडजस्ट किया जाएगा, क्या नए बनाए गए मंत्रियों में से किसी को हटाया जाएगा। तमाम ऐसी बातें जो चलकर सामने आ रही है। उस भी राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी जोरों पर है कि सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी अब भी नए लोगों को ही मौका देगी। अब तक विष्णुदेव साय सरकार में जो 7 नए चेहरों को स्थान दिया गया है, पहले 3 दिसंबर 2023 को 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में नए चेहरे सामने आते हैं। पहला अरुण साव, दूसरा विजय शर्मा, दोनों ही उप मुख्यमंत्री बनाए गए। उसके बाद 23 दिसंबर 2023 को 5 नए चेहरे सामने आते हैं। लक्ष्मी रजवाड़े, OP चौधरी, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, टंकराम वर्मा जैसे अप्रत्याशित नाम सामने आते हैं। नए चेहरों को मौका देने की कवायद में थोकन साहू एक नया नाम जुड़ जाता है। लोरमी से पहले विधायक थे, बाद में बिलासपुर से सांसद बने और अब मोदी सरकार के जिम्मेदार केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। उन्हें शहरी विकास का वो मंत्रालय दिया गया है जो विभाग अरुण साहू के पास है। अरुण साहू भी बिलासपुर के सांसद थे, वे भी साहू समाज से आते हैं और थोकन साहू भी साहू समाज से आते हैं। दोनों ही बिलासपुर से आते हैं। शहरी विकास के मामले में बिलासपुर कितना सौभाग्यशाली होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की निगाह इस बात पर है कौन बनेगा नया मंत्री। इसमें जो पुराने चले चलाए नाम है, जैसा कि हर कोई जानता है कि अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत जैसे तमाम कई ऐसे नाम हैं जो डिजर्व करते हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं, लेकिन नए पैटर्न पर वो फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। ऐसे में बार बार यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि विष्णुदेव साय सरकार में किसे मौका दिया जाएगा। फिल्मों की तरह राजनीति में भी गॉसिप काफी मायने रखती है। जब तक घोषणा नहीं हो जाती, ढेर सारे नाम सियासी गलियारों में तैरते रहेंगे। सोशल मीडिया का दौर है, जिस विधायक के समर्थक चाहते हैं कि उनका विधायक मंत्री बने तो वो अपने नेता के नाम के साथ मंत्री शब्द जोड़ देते हैं। ऐसे माहौल में दिल्ली बहुत जल्द ही बड़ा निर्णय लेने जा रहा है। चौंकाने वाले उन 2 नामों पर हमारी भी निगाह बनी हुई है। उम्मीद है हम आधिकारिक घोषणा से पहले उन 2 नामों की जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। स्वस्थ राजनीतिक पसंद करने वाली जनता धीरे धीरे राजनीति से जुड़ रही है। जिस तरह से राजनीति के प्रोफेशन से खासकर युवा दूर होते थे और यह समझाने की कोशिश की जाती थी कि राजनीति में असामाजिक लोग आते हैं, राजनीति कोई अच्छी चीज नहीं होती, तो अब ये मिथक टूट रहा है। साफ सुथरे व्यवहार और अपने कामों से राजनीति में अलग मुकाम पाने वालों की कमी नहीं है। इसमें छत्तीसगढ़ से निकला हुआ एक नाम जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है वो है OP चौधरी।
अधिकारी जिनका शानदार प्रशासनिक कैरियर था, 37 साल की उम्र में रायपुर के कलेक्टर रहते हुए इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। खरसिया से चुनाव हारने के बाद 5 साल तक बेहद विषम हालातों में वैसे ही मेहनत करते रहे जैसे उन्होंने यूपीएससी के लिए मेहनत की होगी। रायगढ़ से विधायक चुनकर आते हैं, जिम्मेदार मंत्री हैं, युवा चेहरा है, उन्हें भाजपा का भविष्य बताया जा रहा है। ओपी चौधरी के बारे में हम कुछ गहरी बातें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले हमें समझना होगा कि आने वाली 25 जून को किस तरह से कांग्रेस के एक कृत्य को पूरी दुनिया के सामने रखा जाएगा। आपातकाल लगाया गया था 1975 में 25 और 26 जून की दरमियानी रात, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध मान लिया था। आरोप लगे थे कि मतदाताओं को खरीदने और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने में उनकी भूमिका थी। अपनी हार से परेशान इंदिरा गांधी ने अपने द्वारा बनाए हुए राष्ट्रपति फखरुद्दीन से हस्ताक्षर करवा लिए और रातों रात 25 और 26 जून की दरमियानी रात से देश में 21 महीने तक आपातकाल लगा दिया गया। इस पूरी घटना को हम राष्ट्रबोध के विशेषांक के माध्यम से जनता के सामने ला रहे हैं। जून का ये अंक होगा जिसमें कुछ अंतर खाने की ढेर सारी ऐसी बातें होगी जिसे पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि अवसर की राजनीति कैसे होती है, लोकतंत्र का गला किस तरह से घोटा गया, और आज जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं उन्हें आपातकाल का अध्ययन जरूर करना चाहिए। विपक्ष के प्राय सभी प्रमुख नेताओं और करीब 1.5 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य नागरिकों को बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया गया। इनमें करीब 250 पत्रकार भी शामिल थे। लोगों को भांति भांति की ज्यादतियों और पुलिस के जुल्म का सामना करना पड़ा। समाचारों पर कठोर सेंसर लगा दिया गया। जो कार्य अंग्रेजों ने नहीं किया वह इंदिरा गांधी की सरकार ने कर दिखाया। कुछ ही घंटों में इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत के संविधान का अपहरण कर लोगों को उन सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जो संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर कानून की नजर में सबकी बराबरी, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने पर ही रोक लगा दी। दरअसल इस काले अध्याय यानी आपातकाल की मुख्य वजह 12 जून 1975 को आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को बताया जाता है। दरअसल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से राजनारायण को हराया था, लेकिन राजनारायण ने हार नहीं मानी और चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट चले गए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। इंदिरा गांधी पर वोटरों को घूस देने, सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल जैसे 14 आरोप लगे। कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी पर विपक्ष ने इस्तीफे का दबाव बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। तमाम ऐसे युद्ध लड़े गए जिसके बारे में बहुत कम लिखा गया। राष्ट्रबोध के माध्यम से हम उन सारी तस्वीरों को आपके सामने रखेंगे जिन्हें जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। किस तरह से सेलेक्टिव पॉलिटिक्स होती है, किस तरह से सेलेक्टिव शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अखलाक की मौत को मॉब लिंचिंग बताया जाता है और छत्तीसगढ़ के बीरनपुर में जब जिहादी मानसिकता वाली भीड़ किसी बेकसूर भुवनेश्वर साहू की हत्या करती है तो वहां मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। फिलहाल छत्तीसगढ़ में एक और मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। पत्रकारों का एक वर्ग भी इसमें शामिल है जो इस तरह से सेलेक्टिव पत्रकारिता करता है। दरअसल यह घटना है रायपुर के आरंग क्षेत्र की, जहां 7 जून की रात मवेशियों से भरे ट्रक को लेकर जा रहे 3 युवकों को कथित रूप से 10-12 लड़कों ने पीछा कर पहले तो ट्रक रुकवाया। इसके बाद तीनों युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसमें 2 की मौत तो पहले हो गई थी, तीसरे की मौत हाल में ही हुई है। यदि मरने वालों के नामों पर गौर किया जाए तो एक युवक का नाम चांद मियां था जिसकी लाश महानदी में मिली, दूसरे युवक का नाम गुड्डू खान बताया गया, जबकि तीसरे युवक सद्दाम ने भी बाद में दम तोड़ दिया। तीनों युवक यूपी के सहारनपुर के बताए गए। रात 3 बजे गायों की तस्करी कर रहे थे, इतना तो तय था, लेकिन मारने वाले कौन थे इस बारे में पता नहीं चला। लेकिन हेडिंग बना दी गई और कांग्रेस की ओर से भी आरोप लगाया गया कि ये मॉब लिंचिंग हुई है। इस तरह की राजनीति और इस तरह की पत्रकारिता को
आप भी बखूबी समझ रहे होंगे। इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। राजपूत आपका अपना जनमंच है, हमारा आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स पर हमें राय जरूर दें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से बना रहे। तो आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।